नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका फैक्टर प्लस क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग वादे के मुताबिक आ चुके हैं पॉलिटी की क्लास लेकर दोबारा। दोस्तों, हम लोग उद्देशिका तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक? उद्देशिका तक। अब आज से हमारा संविधान स्टार्ट होगा अनुच्छेद 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। तो आज है आर्टिकल 1। तो देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल 1। आर्टिकल आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी हमारा भारत, हमारा देश संघ लिखने की वजह से संघी है, लेकिन इसमें राज्य क्षेत्र भी हैं। बहुत सारे राज्य मिलकर हमारे देश में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या होगा, आगे लिखा है इसमें। दोस्तों, क्या है आर्टिकल 1? संघ का नाम या राज्य क्षेत्र। संघ का नाम या राज्य क्षेत्र, ये हेडिंग हो गई। तो क्या है संघ का नाम? संघ का नाम होगा हमारे देश का भारत अर्थात इंडिया। राज्यों का संघ होगा, यानी अलग अलग राज्य होंगे, उन राज्यों का एक पूरा संघ होगा। यानी कि अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में क्या है कि राज्य का अलग है। अगर राज्य में कोई नियम कानून बनाना है या कोई परिवर्तन करना है तो केंद्र सरकार राज्य से पूछकर ही करती है। लेकिन हमारे भारत में केंद्र सरकार राज्य से पूछकर बहुत नहीं करती, बल्कि केंद्र सरकार जो कानून बना देगी उसको राज्य को इंप्लीमेंट करना होगा। यह बात हो गई। रही बात भारत अर्थात इंडिया, देखते हैं। भारत जो नाम है, हमारे कई दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा। तो भारत अर्थात ज्ञान, यानी भारत ज्ञान, और हमारे देश का सही नाम तो भारत के नाम से ही है, भारत के नाम पे है। और एक इतिहास पढ़ेंगे तो भारत जन था, मतलब कबीला था एक भरत, उसके नाम पर पड़ा है भारत। और अगर इंडिया, इंडिया क्या है? इंडिया से भी प्रसिद्ध है। दरअसल सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इंडिया कहा गया। कैसे? जो ईरानी आए तो वह स नहीं कह पाते थे, सिंधु नदी को स नहीं कह पाते थे, उनका प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम था। तो वह स की जगह पे ह का प्रयोग करते थे, तो सिंधु को हिंदू कहते थे। हिंदुस्तान के किनारे वाले या हिंदुस्तान के पास वाले लोग। तो सिंधु से हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान। और उसी को यूनानी लोग इंडस कहते थे, सिंधु नदी को इंडस कहते थे। अब उनकी और प्रॉब्लम थी, सिंध नदी को इंडस कहते थे। तो उसी इंडस शब्द से हमारा इंडिया बना है। हमारा इंडिया बना है। ये नाम दिया कौन था? यूनानियों ने। यूनानी, इंडस शब्द से यूनानियों ने इंडिया नाम रख दिया। तो इसलिए अब बहस इस समय चल रही थी, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें बहस चल रही थी भारत नाम रखे या इंडिया नाम रखे। अब समस्या था, इंडिया जो है एक प्रकार से व्यापार का समझ केंद्र माना जाएगा, क्योंकि यूनानी जितने थे या पश्चिम के जितने लोग थे, हम लोग को जानने के लिए, वो पश्चिम वाले सारे हम लोग को इंडिया के नाम से ही जानते थे। अगर इंडिया नाम न रखते तो देशों में हमारे नाम को जो पहचान मिलनी थी वो कैसे मिलती? और हमारा असली नाम तो भारत ही था, ज्ञान का सागर। भारत का अर्थ मतलब ज्ञानों का स्थल, ज्ञान की जगह। भारत जैसे ऋषि मुनि जितने थे वो सब भारत अपने अपने पुस्तकों में, पुराने जितने भी पुस्तकें हैं उसमें सब भारत नाम से था इस देश का नाम। तो भारत भी नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों नाम को सजेस्ट किया कि हम भारत भी रखेंगे और इंडिया भी रखेंगे। तो उन्होंने रखा भारत अर्थात इंडिया। हमारे देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। अभी इस पे बहुत चर्चा भी चल रहा है लोगों में कि भारत नाम रहेगा, इंडिया रहेगा, इंडिया नहीं रहना चाहिए। लेकिन जबकि दोनों रहना चाहिए, दोनों जरूरी है, दोनों आवश्यक है। तो ये हो गया भारत और इंडिया। और हमारे राज्यों का संघ है। इसको पढ़ने के लिए हम 3 पार्ट में देखते हैं। अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 को हम 3 पार्ट में बताया गया है। पहले में तो राज्यों का क्षेत्र होगा, यानी हमारा जो प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे जो राज्य है, यानी हमारा भारत राज्यों का भी क्षेत्र है। संघ का क्षेत्र है, संघ यानी केंद्र शासित प्रदेशों का भी क्षेत्र है। और जो भी देश में बनाया गया है, इस संघ शब्द के संघ लिखा है, लेकिन हमारा देश संघीय व्यवस्था है। पर संघीय व्यवस्था है देखा जाए तो, क्योंकि केंद्र में पूरी तरह से शासन केंद्र पे नहीं है। राज्य का अपना शासन है, केंद्र का अपना है, लेकिन राज्य का अपना शासन होने के बावजूद भी केंद्र ही मुख्य भूमिका में रहता है। यानी केंद्र सरकार चाहेगा तो कानून बनाएगा, इंप्लीमेंट कराएगा,
राज्यों को। लेकिन अगर अमेरिका वगैरह हम देखेंगे आप, होने के बावजूद भी वहां क्या है कि राज्यों में अलग राज्यों किससे संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो राज्यों से पूछ कर करता है, यहाँ आवश्यक नहीं है। और फिर ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी के भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, यानी हमारे भारत में ऐसा कोई क्षेत्र इस डर से कि कल को भविष्य में कोई किसी की राज सत्ता ऐसी है और वो संविधान में संशोधन करके भारत का कोई पार्ट निकाल दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी पंजाबियों ने खालिस्तानियों ने पंजाब में और ऐसे एक अपना अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, उनको इंदिरा गांधी सरकार ने फिर दबाया, गोली चलवाई, तो ये सब बहुत काम हुए हैं। बीच बीच में ऐसी बातें उठ जाती हैं, तो इसलिए यह लिख दिया गया है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए, यानी भारत सरकार ने किसी को अगर अपने में मिला लिया, जैसे सिक्किम पहले चोंग्यालों का शासन था, चोंग्याल एक राजा थे, उनका शासन था, लेकिन बाद में वहां की जनता ने इच्छा दर्शाई कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो उसे फिर अपने में मिला लिया गया। अब इसी के तहत तो मिला लिया गया, लेकिन अब फिर चाहे हम अलग हो जाए, अब अलग नहीं हो सकते। अब भारत का कोई पार्ट जितना भारत में आ गया वो अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में ये बातें लिखी गई। हमारा भारत चाहे तो, हमारा संसद चाहे तो संविधान का मैप अपने ढंग से तैयार कर सकता है, जो इसकी सीमा रेखा है उसके तहत से वह मैप तैयार कर सकता है। वह खुद ही स्वतंत्र है, संप्रभु है। ये सब लिखने का कारण यही था कि हम उन अपनी ऐसी कंट्रियों को दिखा सके कि हम खुद स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं। हम उसी तरह दूसरे के देश को अगर हम युद्ध अपने देश में मिलाना चाहें तो हम युद्ध करके, संधि करके, या वार्तालाप करके, संधि करके, या फिर जीत कर, या किसी तरह से भी अगर हम उसको अपने चाहे तो हम भी मिला सकते हैं। अब हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है। यह हमारा अनुच्छेद 1 लगभग कहता है। अब हम इसको समझने के लिए, इस लाइन को समझने के लिए हमें अनुच्छेद 2 भी पढ़ना होगा, और अनुच्छेद 2 को समझने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ेंगे हम, तब ज्यादा अच्छे से समझेंगे इस बात को। दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2, यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी हमारे संविधान में लिखी गई बात है कि किसी भी नए राज्य को हम अपने में शामिल कर सकते हैं और उसमें प्रवेश कर सकते हैं, और उसकी या हम अपने नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। जैसे हालांकि ये बता रहे हैं, जैसे अभी सिक्किम की बात की, सिक्किम को हमने अपने में शामिल कर लिया, और उस समय आप देखेंगे तो हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, उस समय गोवा, दमन दीव और अंडमान निकोबार, इन सब पे हम पूरी तरह स्वतंत्र जब हुए थे, तो इन लोगों को भारत में ये लोग नहीं थे। जैसे गोवा और अंडमान निकोबार, दमन दीव, इस तरह के कई राज्य ऐसे थे, लक्षद्वीप, वो स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं हुए थे, उस टाइम नहीं हुए थे। फिर क्या हुआ कि बाद में उसे हम प्रवेश किया गया, जैसे पुर्तगालियों से पुलिस कार्रवाई करके हमने ले लिया कि गोवा पे पुर्तगालियों का राज था, फिर उसे हम गोवा को अपने में ले लिया, उसे केंद्र शासित बनाया, बाद में उसे फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद हमने अंडमान निकोबार को भी अपने में मिलाया, तो वह जो मिलाया है वह हम नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 2 के तहत, जैसे अंडमान निकोबार को हमने अपने में मिलाया, गोवा को मिलाया, लक्षद्वीप को मिलाया, दादर नगर हवेली को मिलाया, इस तरह से जो राज्य हमने मिलाया वो अनुच्छेद 2 के तहत। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं नामों में परिवर्तन। क्या कह रहा है? नए राज्यों का निर्माण, यानी हम कोई नया राज्य बनाना चाहे तो बना सकते हैं, या उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। समझना हो, जैसे हमने क्या बनाया, हमने बनाया था उत्तर प्रदेश को ही अलग किया है, उत्तराखंड बना दिया, मध्य प्रदेश को काट कर छत्तीसगढ़ बना दिया, एक अलग राज्य बना दिया। नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं, अभी हमने जम्मू कश्मीर को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो यह सब हम अनुच्छेद 3 के तहत करते हैं। लेकिन दोस्तों यह इतना आसान नहीं था। इसमें हुआ क्या था, पहली बार जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो धीरे धीरे दक्षिण भारत की तरफ से भाषाई आधार पे, भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग होने लगी। नए राज्यों के गठन की मांग होने कि जैसे आंध्र प्रदेश है तो उसे तेलुगु भाषा में बना दिया जाए, तमिल को तमिल भाषा में बना दिया जाए, गुजरात महाराष्ट्र को अलग करके गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज के हिसाब से भारत का तैयार की जाए। यह बात सही है, ऐसा किया जाए कि न किया जाए, इसके लिए हमारी भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया, उसका नाम है धर आयोग। तो भारत सरकार ने जून 1948 में यस्के धर आयोग की अध्यक्षता, यस्के धर एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, धर आयोग।
इनको इनको यह जिम्मेदारी सौंपा गया कि ये जाएं और चेक करके बताएं कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही पर होगा कि नहीं। फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर अगर भाषाई प्रांत बनाए जाएंगे, राज्य बनाए जाएंगे, वो सही नहीं है, उसको स्वीकार नहीं। यश के धर आयोग की रिपोर्ट आई और इन्होंने स्वीकारा नहीं, इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि इनके जांच में ऐसा एनालिसिस करके इन्होंने पाया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जनता में विद्रोह हो गया, बहुत हाहाकार मच गया, घटनाएं घटने लगी। उसी समय कांग्रेस के नेता थे श्री राम मुल्लू नाम था, पुट्टी श्री राम मुल्लू। दोस्तों पुट्टी श्री राम मुल्लू ने इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल कर दिया। जैसे ही यशकेधर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इन्होंने अस्वीकार किया कि यह लोग भारत सरकार को ठीक नहीं होगा कि वह अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए। तो लेकिन दक्षिण भारत में इसकी मांग बढ़ती गई और हाहाकार मचा। पुट्टी श्री राम मुल्लू ने ये क्या किए, ये भूख हड़ताल कर दिए। फिर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और 56 दिन के आमरण अनशन पे इनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल में इनकी भूख की वजह से इनका निधन हो गया। और जैसे भूख हड़ताल करने की वजह से इनका निधन हुआ, तब देश में और हड़कंप मच गया। तो कांग्रेस सरकार उसमें थी। सरकार को मजबूरी में आकर एक राज्य का भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ा। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना है, भाषा मिटा के लिखते हैं दोस्तों, जब श्री राम मुल्लू पुट्टी ने इन्होंने भूख हड़ताल किया, भूख हड़ताल में इनका निधन हो गया, तो सरकार को मजबूर होकर भाषा के आधार पर उस राज्य को एक राज्य बनाना पड़ा। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। कौन सा? भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। 1953 के आसपास की बात है यह। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, तो और राज्यों में मांग शुरू हो गई, और सारे राज्यों में मांग शुरू हो गई कि भाषा के आधार पर बनना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात सब मांग कर रहे। तो फिर एक दूसरी समिति बनी। कौन सी? जेवीपी समिति। जेवीपी समिति का मतलब होता है जे से जवाहरलाल नेहरू, वी होगा वल्लभ भाई पटेल, और पीस होगा पट्टाभ सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभ सीतारामैया। इसका मतलब जेबीपी समिति में 3 लोग थे। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभ सीतारामैया। इन लोगों ने मिलकर फिर से इनकी एक आयोग बनी। ये लोग मिलकर जांच किए कि क्या हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए। और यह समिति जो थी, यह आयोग जो था, इसने भी अस्वीकार कर दिया, कहा भाषा के आधार पर बनना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मांग बढ़ती गई और परेशानी बढ़ती गई उस समय की सरकार की। फिर एक नया आयोग बना, फजल आयोग। कौन सा? फजल। दोस्तों जब जेवीपी समिति और धर आयोग जब दोनों ने अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए, तो उसी समय फिर आपने पढ़ा कि पोट्टी राम मुल्लू ने अपने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन के बाद उनका देहांत हो गया। तो सरकार को मजबूर होकर फिर एक नया आयोग फिर सरकार ने मजबूर होकर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया भाषा के आधार पर। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर, तो और राज्यों में भी डिमांड शुरू हो गई कि हमें भी भाषा के आधार पर और हमारे भी राज्य बनाए जाएं। तो फिर सरकार ने मजबूर होकर 1953 में एक आयोग गठन किया, फजल आयोग। फजल आयोग में फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इस फजल आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके 2 सदस्य और थे, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इन लोगों ने मिलकर फिर से जांच की और इन लोगों ने अपना कुछ रिपोर्ट सबमिट किया कि भाषा के आधार पर कैसे बनाया जाए। तो फिर बनना शुरू हुआ। तो पहला राज्य जो हमारा बना भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, और दूसरा फिर बना 1960 में बना महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात को अलग किएगा महाराष्ट्र के
के आधार पे उसके बाद फिर ऐसे ऐसे कई राज्य बने, जो जो बने हैं हम लिखा देते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है सिक्किम, सिक्किम सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला राज्य कब बना था, कैसे बना था, किस संशोधन के तहत बना था, 35वां संशोधन, 35वां संशोधन के आधार पर सिक्किम को मिलाया गया था, और 36वां संशोधन में के आधार पर उसको अपना राज्य बनाया गया, उसका पूर्ण रूप पूर्ण दर्जा दिया गया था। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण दर्जा सिक्किम को कब मिला, तो वो आपको बताना है याद करके 36वां संशोधन में, और मिलाया कर था 35वां संशोधन करके। तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिक्किम को लेकर आता है, लेकिन जितने भी हुए थे उनको हम लिख देते हैं कौन कौन से थे। तो दोस्तों 1953 में तो आंध्र प्रदेश बना था। अब 1956 के बाद बना, जो फजल आयोग की रिपोर्ट सबमिट के बाद से कौन कौन से राज्य बने, तो 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। 53 में आंध्र प्रदेश बन गया था, लेकिन फिर रुक गया, फिर नया आयोग बनाया गया, उस आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पे नया राज्य बनाया गया। अब क्या क्या बनाया गया है, हालांकि सारे राज्यों में अब लिखाऊंगा, सारे राज्य नहीं बनाएंगे, उस समय के 2-3 राज्य बनाए गए थे। उसके बाद फिर जैसे जैसे हुआ संशोधन करते गए और कई राज्यों को अपने देश में शामिल करते गए अनुच्छेद 3 के तहत। कैसे हुआ वो हम लिखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। 1956 के बाद बनाया गया राज्य और संघ शासित क्षेत्र। दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, सबसे आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा सबसे पहला राज्य जो बना है, दूसरा ये बना है महाराष्ट्र। इसे मराठी और गुजराती 2 भाषाओं के आधार पर इस राज्य को बनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में यह बना। फिर उसके बाद दादर नगर हवेली को 10वां संशोधन अधिनियम, दादर नगर हवेली जो था यह भारत का उसमें राज्य नहीं था, फिर इसमें संशोधन करके इसे अपनाया गया और 1961 का अधिनियम 60 में यह बना। इससे जस्ट तुरंत 10 अगले साल 61 में 10वां संशोधन अधिनियम 1961 में दादरा नगर हवेली को भी एडॉप्ट कर लिया गया। फिर उसके जस्ट बाद 12वां संशोधन हुआ, 10वें के बाद 11वां नहीं 12वां संशोधन हुआ, और 61 नहीं 62 अगला, यानी 60 61 62। आप देख रहे हैं क्रम वाई कैसे चल रहा है, 60 61 62। 62 में गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से छीनकर पुलिस कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई करके गोवा को अपने राज्य में मिलाया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, गोवा और दमन दीव को। बाद में गोवा और दमन दीव को अलग किया गया और 1987 में सन 1987 में गोवा को अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। पहले गोवा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, गोवा और दमन दीव। ठीक, उसे पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों से पुलिस कार्रवाई करके लिया गया, अपना लिया गया अपने देश में। उसके बाद क्या किया गया 1987 पुलिस कार्रवाई का मतलब है कि मिलिट्री शासन, मिलिट्री वालों ने जाके युद्ध लड़ा और युद्ध लड़के अपना ले लिया, यह कहने का मतलब था। और 1987 में गोवा को पूर्ण दर्जा का स्थान प्राप्त हुआ। फिर पुदुचेरी को 14वें संशोधन अधिनियम में, यानी कि देखिए 10वां 12वां और 14वें संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी पे क्या हुआ, पहले फ्रांसीसियों का राज था। पुडुचेरी माही कार्यकल यनम यह सब फ्रांसीसियों का राज था। फिर वहां से भी उन लोग फ्रांसीसियों ने छोड़ दिया अपना वह राज भारत के लिए। फिर भारत को उससे 14वें संशोधन के अधिनियम के तहत पुडुचेरी को भी भारत में अपना लिया गया। यह सब अनुच्छेद 2 के तहत हो रहा है। अनुच्छेद 2 और 3 को, अनुच्छेद 2 से अपने राज्य में नया स्थापना कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 2 में हम लोग पढ़े थे। और 3 में क्या था, वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन या स्थान को चेंज कर सकते थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नए राज्य को अपना रहे हैं, तो सब अनुच्छेद 2 के तहत कर रहे हैं। अब और अलग कौन कौन राज्य है उसको भी लिखते हैं। दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र पढ़ लिए, गोवा पढ़ लिए, अब आगे पढ़ रहे हैं नागालैंड। नागालैंड 16वां राज्य का दर्जा बना। ये नागालैंड कुल नागा पहाड़ियों पे बसे लोग थे, उनको अपने भारत में शामिल किया गया, 16वें राज्य के रूप में नागालैंड को दर्जा प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद है 17वां राज्य हरियाणा बना। हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल, हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल पंजाब, यह सब इसको भी 17वां राज्य के रूप में शामिल किया गया। लेकिन क्या हुआ, बाद में अकाली दल के मास्टर तारा सिंह एक थे, तारा सिंह के नेतृत्व में मांग उठी कि पंजाब को पंजाबी भाषाओं के आधार पर एक नया सूबा बनाया जाए, एक नया राज्य बनाया जाए। तो फिर एक क्या हुआ, शाह आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग की सिफारिश पर फिर 1966 में पंजाबी भाषा के लोगों को पंजाब का दे दिया गया, और जो उसमें हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे, हिंदी भाषी वाले को हरियाणा दे दिया गया, और पहाड़ी पे बसे लोग जितने थे उनको हिमाचल प्रदेश में नाम गठन कर दिया गया। पहाड़ी पे जो बसे लोग थे वहां हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, जो हिंदी भाषी क्षेत्र उसको हरियाणा में परिवर्तित कर दिया गया, और जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उसको पंजाब में सूबा गठन कर दिया गया 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर।
तो ये रहा हमारा पंजाब तक का कैसे कैसे राज्य बना है सब अब यह राज्य तो पंजाब जब तो भारत में पहले से ही था, तो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। और जो बाहर से मिलाए जा रहे हैं, जैसे अभी आगे आप पढ़ेंगे सिक्किम, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाए जाएंगे। दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र पढ़ लिए, गोवा पढ़ लिए, और उसके बाद अब देखते हैं नया राज्य सिक्किम। सिक्किम 35वां संशोधन अधिनियम के तहत क्या हुआ था, सिक्किम पे पहले चोंग्याल शासकों का शासन चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद 1974 के आसपास आप देखेंगे तो चोंग्याल शासक के लोग वहां इच्छा जाहिर की कि हम भारत में शामिल होंगे। कारण क्या था, वहां सैनिक समस्या आ रही थी, चाइना बगल में था, इधर नेपाल था, बीच में दबा था, तो परेशानी हो रही थी इनको। तो फिर ये सिक्किम ऊपर पहाड़ी एरिया था, कहाँ क्या करते, कैसे अपना व्यापार वगैरह करते, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इनको। इन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि हमें भारत में शामिल होना है। फिर 1974 में शामिल किया गया। बाद में चल के जनमत संग्रह कराया गया कि वहां की जनता क्या चाहती है। जनमत संग्रह मतलब जनता वहां की चाहती है कि किसका शासन रहे। भारत में शामिल तो हो गया, लेकिन अधीन टाइप का था, भारत के अधीन वहां सिक्किम था। उसको 1975 में आप देखेंगे 36वां संशोधन, तो 35वां संशोधन करके सिक्किम को भारत में मिलाया गया। 35वां संशोधन भारत में करके सिक्किम को भारत में मिला गया। फिर 36वां संशोधन करके जनमत संग्रह कराया गया, और संग्रह कराने के बाद देखा गया कि सिक्किम के लोग चाहते हैं भारत के वासी भारत के नागरिक बन के रहें। फिर वहां चोंग्याल शासन समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया, 1975 में। फिर 36वां संशोधन करके जनमत के द्वारा चोंग्याल शासन समाप्त कर दिया गया, और फिर से 22वां राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त दिया गया इसे। अब सिक्किम 22वां राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला स्थान प्राप्त कर लिया था। यह 22वां राज्य बन गया था भारत का। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, यह 2000 में अलग हुआ। झारखंड बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हुआ। उत्तराखंड अलग होने के बाद इसका नाम उत्तरांचल था, आगे चल के बाद में इसका नाम उत्तराखंड में पड़ा। तो यह सब हुआ कैसे, अनुच्छेद 1, 2, 3 जो पढ़े, तो अनुच्छेद 2 में क्या हम लोग पढ़े, जो नए राज्य हमारे भारत में शामिल किए गए, सिक्किम वगैरह, पांचेरी, गोवा, ये सब नए राज्य थे। उसमें भारत के साथ जब आजाद हुआ था तब शामिल नहीं हुए, तो नए राज्य को अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया गया। फिर अनुच्छेद 3 के तहत जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके राज्य में ही नए नाम परिवर्तन कर रहे हैं, उत्तराखंड अलग कर रहे हैं, झारखंड अलग कर रहे हैं, या राज्य में ही भारत के राज्य शासन पहले से ही थे, इस पे इसका नया नाम रखा गया। झारखंड नया नाम पड़ गया, बिहार से हटा तो एक नया नाम बनाया, फिर छत्तीसगढ़ एक नया नाम बना। ऐसे भारत के अंदर रहने वाले जो राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन किए गए, नए राज्य बनाए गए, वह अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए। तो इसकी ये कहानी थी दोस्तों। मिला जुला के हम अनुच्छेद 1, 2, 3 पढ़ चुके, वह कैसे उसका प्रभाव भारत में लागू हुआ है, कैसे नए राज्यों का निर्माण हुआ है, और किन अनुच्छेदों के तहत हुआ, 1, 3 कैसे हुआ, 2 कैसे हुआ, वो हम आपको बता दिए। अब हम पढ़ते हैं। ये था इतना भाग 1। क्या था, यह था भाग 1। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भाग 2। भाग 2 है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। अब क्या होता है, नागरिकता कैसी होती है, नागरिकता क्या है। तो भारत में रहने वाले 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो भारत के नागरिक होते हैं, जिसका भारत के अधीन रहकर, भारत में रहकर उनको सारा प्रोवाइड कराना है, सुविधा, नौकरी, शासन व्यवस्था, सब कुछ उनको है। एक है जो विदेशी भी भारत में रहते हैं, वो भारत के नागरिक होते हैं। जितनी सुविधाएं भारत के नागरिक को मिलेगी, उतनी सारी सुविधाएं विदेशियों को नहीं प्राप्त होती। यह कैसे होता है, यह 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है। कैसे भारत के नागरिक बनेंगे, कौन कौन भारत के नागरिक हो सकते हैं, उसे अब हम पढ़ने चल रहे हैं भाग 2। तो दोस्तों हम पढ़ने चल रहे हैं भाग 2, 5 से 11 तक नागरिकता। और अनुच्छेद 5 क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यानी नागरिकता, भारत में 2 टाइप के लोग हैं, एक तो नागरिक, एक विदेशी। तो विदेशी की बात नहीं, हम नागरिक पे करें। तो भारत में नागरिक बनेंगे कैसे, कैसे लोग भारत के नागरिक होते हैं। एक तो जन्म के आधार पर होंगे, वंश के आधार पर होंगे, पंजीकरण करके होंगे। जन्म के आधार पर यानी जो भारत देश में ही पैदा हुआ हो, वो भारत का नागरिक स्वतः हो जाएगा, उसे नागरिकता लेने की आवश्यकता है नहीं। जो भारत के टेरिटोरियल में, क्षेत्राधिकार में, या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में कहीं भी पैदा होता है, वह भारत का नागरिक अपने आप हो जाता है, उसे कहीं नागरिकता लेने की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरा वंश के आधार पर। वंश के आधार पर यानी आपके माता पिता में से, दादा दादी में से कोई भी भारत का एक नागरिक रहा हो, यह भारत में रहा हो, भारत से चला गया हो, फिर भारत में आ गया हो, या माता पिता में से कोई भी एक भारत में रहा हो, भारत का नागरिक रहा हो, तो वह चाहे अमेरिका में भी पैदा होगा, वह चाहेगा तो भारत का नागरिकता उसे मिल जाएगी, वो मिलती है, वो रहती भी है। वंश के आधार पर यानी माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा हो, तो उसका पुत्र भारत का नागरिक हो जाता है।
ठीक, उसका पुत्र या पुत्री कोई भी भारत का नागरिक हो जाता है, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद पंजीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम भारत के रहे तो पंजीकरण कर ले कि हम भारत में रहना चाहते हैं, 7 साल से यहाँ नौकरी वगैरह कर रहा है, उसके बाद रह के वो अपनी प्रतिज्ञा करता है कि मैं अमुक व्यक्ति भारत का शासन और भारत के संविधान को मानूंगा और मैं यहाँ रहना चाहता हूं, तो हो सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे अदनान स्वामी पाकिस्तान के व्यक्ति थे, वो पंजीकरण कराकर भारत के नागरिक बन गए हैं, और ऐसे कई लोग बने हैं। अभी एक कौन पत्रकार थे, एक्सपायर कर गए, याद नहीं, नाम रिकॉल नहीं हो रहा, मुस्लिम पत्रकार थे पाकिस्तान के, और कोशिश किए लास्ट में भारत के नागरिक बनने के लिए, लेकिन अप्लाई किए थे लेकिन वो एक्सपायर कर गए, अब तो नहीं है, नहीं तो वो भी बनना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे लोग भारत के या भारत के लोगों से कोई व्यक्ति यहाँ रहकर शादी कर लिया यहाँ के व्यक्ति से, तो भारत का नागरिक बन सकता है। तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति है, जहाज पे बैठा, कोई महिला प्रेग्नेंट लेडी जहाज पे बैठी और यहाँ की नहीं है, जैसे ही उड़ी, आसमान में थी, लैंड नहीं किया, जहाज थी वहां की अमेरिका की, तो उसी जहाज में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट थी और वहां बच्चा पैदा हो जाता है आसमान में ही, तो अब वो ना भारत में हो रहा है, ना अमेरिका में हो रहा है, ना जिस किसी देश में, वो तो आसमान में ही रह गया, तो वह बच्चा किस देश का नागरिक होगा? समझने वाली बात यह थी कि मान लो जो भारत में पैदा हुआ तो भारत का नागरिक है, लेकिन जो, और अमेरिका का यह रूल है कि जो भारत की, अमेरिका की धरती पैदा होगा वही वहां का नागरिक होगा, और वहां का माता पिता या कोई वहां रहेगा तब वहां का नागरिक होगा। जैसे कमला हैरिस थी, उनके माता पिता मूल भारत के थे, लेकिन वो वहां की पैदा हुई थी, वहां तभी चुनाव लड़ सकते हैं अमेरिका में आप, जब वहां की नागरिकता आपके पास होगी, मतलब वहां पैदा हुए होंगे। तो कमला हैरिस अमेरिका में ही पैदा हुई थी, उनके माता पिता यहाँ के थे, लेकिन भारत में, लेकिन वहां के अगर जहाज यहाँ आई हुई थी, या यहाँ की जहाज वहां गई है, या किसी आसमान में ही कोई प्रेग्नेंट महिला है और आसमान में ही बच्चे पैदा हुए, तो वह कहाँ का नागरिक होगा? तो दोस्तों देखा जाएगा जो वह जहाज, वह प्लेन, जिस देश की नागरिकता, जिस देश में पंजीकरण हुआ हो, उस जहाज का पंजीकरण हुआ हो, जैसे एयर इंडिया है तो भारत की है, अब एयर इंडिया में का जहाज उड़ के गया, अमेरिका में लैंड किया, तब भी, और अमेरिका में लैंड किया और उस धरती पे ही यहाँ की जो लेडी थी, मान लीजिए जहाज में ही रह गई, उतरी नहीं है, वहां अगर डिलीवरी हुई है तो नागरिकता भारत की ही मानी जाएगी। वहां का फ्लाइट उड़ के आया है अमेरिका या आसमान में ही रह गया है, और बीच में ही वहीं कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी होती है, तो जिस जहाज, अमेरिका का अगर पंजीकरण था तो वहां का नागरिकता माना जाएगा। मतलब जो प्लेन है, जो जहाज है, जिस देश की का पंजीकरण उस जहाज में ने कराया है, उसमें पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, आसमान में हो या चाहे धरती पे हो, वह माना जाएगा उस देश का नागरिक है। तो यह हो गया पंजीकरण के आधार पर। तो दोस्तों 5 से 11 नागरिकता है, बढ़ाने को बहुत गहराई से सीए कानून भी इसी पे आया था, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा इससे आता नहीं, सही बताऊं तो इससे क्वेश्चन आता ही नहीं। इसमें देख लें त्याग कर सके, कोई व्यक्ति चाहे तो स्वतः अपना त्याग कर सकता है, मैं भारत का नागरिक नहीं बनना चाहता, वो त्याग पत्र दे सकता है, या कोई व्यक्ति चला गया विदेश, यहाँ आ ही नहीं रहा, एनआरआई टाइप हो गया, आ ही नहीं रहा, बहुत दिनों तक नहीं आया, तो भी भारत का नागरिकता यहाँ कम समाप्त हो जाएगी। या कोई मित्र देश से दुश्मनी है, जिस देश में, वहां जाके वह सहायता पहुंचा रहा है, देश के खिलाफ युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है, या इसके देश के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। यह हो गया समाप्ति के आधार। दोस्तों नागरिकता पे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आता, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना मतलब नहीं है। अब पढ़ाएंगे हम भाग 3 फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, फिर पढ़ाएंगे भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 आयरलैंड से लिया गया। तो भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है, समय बहुत लंबा लगेगा, इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ही समझने वाला विषय टॉपिक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से आना तय है। इन 3 टॉपिक को गहराई से पढ़ लीजिएगा, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी या नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति और उसके बाद राज्यपाल हल्का फुल्का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इतना जरूर पढ़ के जाएगा, बार बार पढ़ के जाएगा, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारा क्वेश्चन आता नहीं। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट, पूरा ये वीडियो में फंडामेंटल राइट ही पढ़ाएंगे आपको, जिससे पूरा टॉपिक उस पर आपको समझ में आए। इसलिए हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।